चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंड AS 20 के साथ, दैट इज द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बहुत ही सिंपल और अच्छा इंड AS। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है, तो बड़े ही सिंपल वर्ड्स में इट इज द असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। मतलब गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेस ट्रांसफर करती है, किसको ट्रांसफर करती है, एंटिटी को, अगेंस्ट पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। मतलब कि या तो एंटिटी पास्ट में कुछ कंप्लायंस कर चुकी है कंडीशंस का, या एंटिटी ने ये प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में वो कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस करेगी। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने एक एंटिटी को ग्रांट दिया 50 करोड़ रुपए का ऑन अ कंडीशन कि आप अगले 5 साल तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट देंगे और वो 1000 एम्प्लॉइज जो हैं वो लोकल एरिया से होने चाहिए। तो यहां पर जो ग्रांट मिला है वो फ्यूचर कंप्लायंस के लिए मिला है, यस और नो। तो जब आप गवर्नमेंट ग्रांट की बात करेंगे तो पहली चीज आपको हमेशा एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हमेशा हमारा फोकस रहेगा पूरे इंड AS में। आप देखेंगे कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज मे बी अगेंस्ट पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। लेकिन अगर गवर्नमेंट के साथ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस हुई है एंटिटी की, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट की कैटेगरी में नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपकी स्टेशनरी सप्लाई का काम है, आप स्टेशनरी सप्लाई करते हैं और आपको एक गवर्नमेंट टेंडर मिला जिसमें आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर स्टेशनरी सप्लाई करनी है, तो इट्स अ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन एंड इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। इट एक्सक्लूड ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity। अब जब आप गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं तो उसके दूसरे नाम भी हो सकते हैं, सब्सिडी, सबवेंशंस, प्रीमियम्स। तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रांट के ऑल्टरनेटिव नेम जो है वो यूज किए जा सकते हैं। अब मैं आपको केस स्टडी के माध्यम से पूरा का पूरा ये समझाऊंगा कि किस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज जो हमने वर्ड यूज किया है ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई होता है। सबसे पहले एक सिंपल सी केस स्टडी हमारे पास, गवर्नमेंट डेवलप्स स्कीम टू एनकरेज रिडक्शंस इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम डेवलप करी। एज पर द स्कीम एनी एंटिटी एमिटिंग मोर गैसेस देन देयर एलिजिबिलिटी नीड्स टू बाय क्रेडिट्स फ्रॉम द अदर एंटिटीज दैट आर एमिटिंग लेस गैसेस। इस यहां पर क्या है कि अगर कोई एंटिटी अपनी लिमिट से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती है तो उसे क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे, और ये क्रेडिट किससे परचेज करने पड़ेंगे, उस एंटिटी से जो कि लेस गैस एमिट कर रही है। द एंटिटी एमिटिंग लेस गैसेस देन देयर एलिजिबिलिटी विल बी अलॉटेड क्रेडिट्स बाय द गवर्नमेंट। और वो एंटिटी जो लेस गैसेस एमिट कर रही है उसको क्रेडिट कहां से मिलेंगे, उसको क्रेडिट देगी गवर्नमेंट। तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बनाई कि भैया दो एंटिटी हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए काम कर रही है और ग्रीन हाउसेस गैसेस के इमिशंस को कंट्रोल कर रखा है। तो उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो अलॉट करेगी क्रेडिट। ठीक है, किसको करेगी, ए लिमिटेड को। अब बी लिमिटेड सपोज है जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कर रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा जा रही है तो उस लिमिट का एक क्राइटेरिया बना दिया कोई, और उसके हिसाब से इसे क्रेडिट बाय करने पड़ेंगे। अब ये क्रेडिट किससे बाय कर सकती है, वो ए लिमिटेड से। जरूरी नहीं है ए लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है, मैंने यहाँ पे 2 फॉर्म्स का एग्जांपल लिया है। उसने आगे बोलना है देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन द अलाउंसेस दैट इज द क्रेडिट्स और राइट्स। और ये क्रेडिट जो है ना इसका पूरा एक एक्टिव मार्केट है। मतलब देयर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट, बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो कि कम क्रेडिट जो है, कम गैसेस जो है उसको एमिट कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट क्रेडिट अलॉट कर रही है। उन क्रेडिट को आप राइट्स भी बोल सकते हैं, अलाउंसेस भी बोल सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो एलिजिबिलिटी से ज्यादा एमिट कर रही हैं, तो उन्हें उन फॉर्म से जो लेस गैसेस एमिट कर रहे हैं उनसे परचेज करना है, और इसका प्रॉपर एक एक्टिव मार्केट है, उन्होंने बोल दिया। इज दिस अ गवर्नमेंट ग्रांट? तो देखिए बड़ा ही सिंपल, आप देखिए गवर्नमेंट एक तरह से रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है। कैसे रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है कि ऐसी एंटिटी जो कम ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करेंगी उनको हम कुछ क्रेडिट्स, अलाउंसेस या राइट्स देंगे किसी भी नाम से, और जो कि वो मार्केट में बेच सकते हैं। और किसको बेच सकते हैं,
उन एंटिटीज को जो एक लेवल से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रही है और उसका प्रॉपर एक एक्टिव मार्केट है, मतलब सेल परचेज बराबर होती है। एक्टिव मार्केट का मतलब यही हुआ। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन, और सर्टेन कंडीशन क्या है? लेस इमिशन लेवल्स relating to the operating activities of the entity. So it will be considered as government grant as per Ind AS 20. तो इसे Ind AS 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये, an entity won the bid from the government to have an exclusive license to provide ambulance services in specified area for a 10 years period. It will earn the revenue from the fees it charges. इज दिस अ गवर्नमेंट ग्रांट? क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? तो देखिए, अगर गवर्नमेंट से बिड ली है आपने, लाइसेंस आपको मिला है एम्बुलेंस सर्विसेज एक स्पेसिफाइड एरिया में ऑपरेट करने का, और उसके लिए आप फीस चार्ज करेंगे, आप अपना रेवेन्यू कमाएंगे, तो इट्स लाइक अ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। कोई गवर्नमेंट से आपको कोई स्पेशल बेनिफिट सब्सिडी नहीं मिला है, इट्स अ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन एंड नॉट द गवर्नमेंट ग्रांट। Ind AS 20 excludes transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity. Here, entity has won the bid to operate in specified area and it will earn the revenue from the fees it charges. It is a normal trading transaction. लेकिन अगली केस स्टडी देखिए, बहुत ही जबरदस्त। Government offered interest-free loans which are repayable after 5 years. Interest-free loans, इंटरेस्ट फ्री लोन्स अपने आप में रिप्रेजेंट करते हैं कि यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका ट्रांसफर हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे भाई, इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट क्या कर सकती थी कि इस पैसे को कहीं बैंक में या किसी और को भी लोन की फॉर्म में दे सकती थी और उस पर इंटरेस्ट कमा सकती थी, लेकिन आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है एंटिटी को, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो वो इंटरेस्ट कमा सकती थी उसको फॉरगिव किया है, और फॉरगोइंग इंटरेस्ट वो है, तो वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। टू एनकरेज एंटिटीज टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस इन अ स्पेसिफाइड एरिया, एंटिटी रिसीव्ड अ 5-year इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू फंड द एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन यूनिट, और एंटिटी को 5 year एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिला गवर्नमेंट से अपने प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपेंशन करने के लिए। इज दिस अ गवर्नमेंट ग्रांट? तो यस, एंटिटी डज नॉट नीड टू पे इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड, गवर्नमेंट इज फॉरगोइंग इंटरेस्ट इनकम एट मार्केट रेट which represents the transfer of resources on a condition that loan proceeds must be used for the expansion of operations in specified area. It is also related to operating activities of the entity, hence interest amount will be recognized as government grant. तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट में जब आप बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity, तो उसका मतलब क्या है? देखिए, ये ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, ध्यान से इसको देखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम लिमिटेड प्रोवाइड्स केटरिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। द गवर्नमेंट यूजेस द सर्विसेज ऑन कंडीशन दैट at least 1/3 of the entity's workforce comprises persons with different abilities. 1/3 workforce जो है ऐसे व्यक्ति होने चाहिए with different abilities. The entity provides services to government at premium rates, और इसकी वजह से मतलब आपको टेंडर मिला हुआ है, क्यों? क्योंकि आपकी वर्कफोर्स में 1/3 व्यक्ति जो है पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी होनी चाहिए, और इस वजह से आप गवर्नमेंट को सर्विस दे पा रहे हो प्रीमियम रेट्स पे। मतलब आप 100 की चीज गवर्नमेंट आपसे 120 में लेने को तैयार है, लेकिन शर्त रखी है क्या कि आपकी वर्कफोर्स में 1/3 बंदे जो हैं पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी होनी चाहिए। इज दिस अ गवर्नमेंट ग्रांट? यस, दिस इज अ गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन सिर्फ जो प्रीमियम अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो वो गवर्नमेंट ग्रांट है, पूरा का पूरा नहीं है। क्योंकि देखो, नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन आप करते हैं, वो चीज 100 रुपए की आपकी बिक जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रीमियम रेट लिया, मतलब आपको ज्यादा दिया, सपोज 120, तो जो डिफरेंस आपको मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि आपने कंडीशन का कंप्लायंस किया कि 1/3 ऑफ द एंटिटीज वर्कफोर्स जो है उसमें पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है, तो वो जो 20 रुपीज आपको मिल रहे हैं फॉर दैट इज द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, वो जो है गवर्नमेंट ग्रांट होगा।
Shyam Limited charges premium rate for services provided to government transfer of resources on a condition that at least 1/3 of the entity's workforce comprises persons with different abilities. It is also related to operating activities of the entity, hence the premium amount excess over market price will be recognized as government grant. तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एग्जैक्टली जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट की तो गवर्नमेंट ग्रांट का जो है मतलब क्या होगा। इसके बहुत ही सिंपल से टर्म है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी, सिमिलर बॉडीज, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह सब जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो, सीबीआई है, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आएगी फॉर दिस इंड एएस। गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या है? इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटी। गवर्नमेंट जब भी कोई एक ऐसा एक्शन डिजाइन करती है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिले किसी एंटिटी को या मल्टीपल एंटिटीज को जो कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रही हैं, तो उसे हम गवर्नमेंट असिस्टेंस बोल देते हैं। However, it does not include indirect actions such as provision for infrastructure in development areas और ट्रेडिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन कॉम्पिटिटर्स। तो गवर्नमेंट अगर किसी तरीके की जनरल कुछ कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, कोई ट्रेडिंग कॉन्स्टेंट्स लगा दिए इंपोर्ट्स पे, तो वो जो है गवर्नमेंट असिस्टेंस का पार्ट नहीं है। फॉरगिवेबल लोन्स आर लोन्स विच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट अंडर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। आपको बहुत अच्छे से अब ये समझ में आना चाहिए कि कुछ कंडीशंस रख दी गई, अगर आप वो फुलफिल कर दोगे तो आपको लोन वापस नहीं करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू क्या है? इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड और सेल, रिसीव्ड टू सेल एन असेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। अब ये क्या है? देखिए, रिलैक्स होके पढ़िए। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन असेट, मतलब अगर आप असेट बेचते हैं तो उसको बेच के जो पैसा मिल जाएगा, या अगर आपको कोई लायबिलिटी अपनी सेटल करनी पड़ती है तो वो जितने में सेटल होगी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। तो जिस दिन आप मेजर कर रहे हैं उस दिन अगर वो असेट के रिस्पेक्ट में है तो वो कितने का बिक जाएगा, और लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में है तो कितने अमाउंट में लायबिलिटी सेटल होगी, वो जो है हम फेयर वैल्यू कहेंगे। अब ये आगे हमारे काम आएगी, इसको एक बार जस्ट अब अपनी रेफरेंस के लिए पढ़ लीजिए। अभी जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो टर्म्स हमारे काम आएंगे। अब आता है रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स कब रिकॉग्नाइज कर दी जाती हैं? तो देखिए, वही चीज जो AS 12 में हुआ करती थी वही इंड AS 20 के अंदर रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद सर्टेन कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट। मतलब देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस की जो भी कंडीशंस हैं ग्रांट के साथ वो कंप्लाई हो जाएंगी या कंप्लाई हो चुकी हैं, एंड ग्रांट विल बी रिसीव। तो अगर ये दोनों चीजें पूरी होती हैं तभी गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी इंड AS का आपको जवाब लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है उसका आंसर लिखना है, तो आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पता होना चाहिए, और ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपको 100% मेंशन करके आना है। कोई भी इंड AS होगा उसमें कोई ना कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा, और वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जैसे अभी आपने पिछले इंड AS के अंदर प्रोविजंस के बारे में बात करा, उसका एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था। तो अगर आप केस स्टडी आंसर दे रहे हैं और उसमें आपने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेंशन नहीं करा तो मान के चलिए 30 to 40% मार्क्स आपके उस चीज के कट जाएंगे। तो ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बाय हार्ट जो है आपके पास होना चाहिए, मतलब उसमें कोई सेकंड थॉट ना हो कि वहां पे लिखते हुए आपके हाथ कपकपा रहे हैं कि भैया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था। इसको बहुत अच्छे से एकदम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। चलिए अब अकाउंटिंग की बात करें कि अकाउंटिंग को हमने 5 केसेस के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ग्रांट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट। आपकी कोई स्पेसिफिक कॉस्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है, तो अगर किसी स्पेसिफिक कॉस्ट के अगेंस्ट आपको ग्रांट दी गई है तो उसको आप लेके जाएंगे इनकम में ओवर द पीरियड विच मैचेस द कॉस्ट यूजिंग अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस। मतलब देखिए, मैं बड़ा सिंपल से एग्जांपल से आपको इसे समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ने आपको एक ग्रांट दी 10 लाख रुपए की फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ H1N1 वैक्सीन टू A फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। A फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मिली R&D करने के लिए H1N1 वैक्सीन पे। देयर इज नो कंडीशन अटैच टू द ग्रांट, और कोई कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं है।
तो अब देखिए जब कोई कंडीशन ही अटैच नहीं है, आपको सीधे सीधे 10 लाख रुपए मिल गए H1N1 वैक्सीन पे R&D करने के लिए, तो आप क्या करें, सीधे के सीधे आप उसे अपने P&L में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, yes or no? So examine how the government grant shall be realized. The entire grant should be recognized immediately in profit and loss. लेकिन अगर इसी में एक छोटी सी आपको कंडीशन लगाई होती कि गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 10 लाख फॉर R&D of H1N1 vaccine to A Pharmaceutical Limited, even though similar vaccines are available in the market but are expensive. Similar vaccine market में available तो हैं but expensive हैं, तो the entity has to ensure by developing a manufacturing process over a period of 2 years that the cost come down by at least 40%. तो ये जो 10 लाख की ग्रांट मिली है, ये कंडीशन पे मिली है क्या, कि अगले 2 साल में आपको कम से कम इस वैक्सीन की कॉस्ट गिरानी है 40% तक. तो हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रियलाइज्ड. अब देखिए इंडिया क्या कहता है, सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस. सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस पे आपको क्या करना है, उसे टेकन टू इनकम मतलब P&L में लेके जाना है ओवर द पीरियड विच मैचेस द कॉस्ट. तो आप जो उस पे आपको ये H1N1 वैक्सीन के लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ये कितने टाइम तक आपको 40% कॉस्ट रिड्यूस करनी है, अगले 2 सालों के अंदर. तो आप खुद बताओ हमें इसे इनकम के अंदर लेके जाना चाहिए P&L के अंदर, और कितने टाइम पीरियड में लेके जाना चाहिए, 2 सालों में. द एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज डेफर्ड इनकम एंड चार्ज टू P&L ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years. आप 2 सालों में उसे जो है डेफर करके चार्ज करेंगे, मतलब सॉरी P&L के अंदर शो करेंगे एज एन इनकम. ठीक है. अब सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस कैसे पता लगता है, देखिए रीड द कंडीशन अटैच्ड टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड आइडेंटिफाई वेदर गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और नीड टू बी डेफर्ड. आपको क्या करना है, जो भी कंडीशंस हैं उनको पढ़ना है. जैसे आपने देखा यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं थी, तो आपने उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया. लेकिन इन द सेकेंड कंडीशन देयर वर कंडीशंस कि आपको वैक्सीन की जो कॉस्ट है अगले 2 सालों में R&D करके कम से कम 40% गिरानी है. तो यहां पर आपने जब कंडीशंस पढ़ी तो पता लगा आपको कि उसे आपको डेफर करने की जरूरत है. हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखिए हमेशा कि इट शुड बी ऑन सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस. समझ में आई. अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट लोन्स एज गवर्नमेंट ग्रांट. ये भी हम इसी के अंदर कवर अप करेंगे. देखिए अभी हमने बात की थी फॉरगिवेबल लोन की. तो फॉरगिवेबल लोन क्या होता है कि आपको लोन दिया जाता है ऑन सर्टेन कंडीशंस, और अगर उन कंडीशंस को आप कंप्लाई कर देंगे तो आपको लोन का पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है. तो अ फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल मीट द टर्म्स फॉर फॉरगिवनेस ऑफ द लोन. देखिए यही हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में पढ़ा था कि ग्रांट इज रिसीव्ड एंड देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड टू इट. यही हमने पढ़ा था और वही बात यहां लिखी हुई है. लोन्स एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट. अभी हमने देखिए पीछे केस स्टडी करी थी जहां इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसे भी गवर्नमेंट ग्रांट माना जाएगा. और इसके अभी हम इसके ऊपर पूरा एक इलस्ट्रेशन करेंगे. अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन initial carrying value of the loan as determined under Ind AS 109 and the proceeds received. मतलब suppose आपको 50 लाख का लोन मिला, तो ये तो हो गई आपके पास प्रोसीड्स. हम फिर इसके बाद अभी इसमें निकालना सीखेंगे इनिशियल कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन, जो कि Ind AS 109 के हिसाब से निकलती है. बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है. तो इनिशियल कैरिंग वैल्यू और जो होगी इनिशियल कैरिंग वैल्यू और प्रोसीड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट माना जाएगा. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. देखिए जरा, A Limited received from the government a loan of 50 lakh at 5% payable after 5 years in bulleted payment. वन शॉर्ट पेमेंट में 50 लाख रुपए का आपको लोन वापस करना होगा, 5 साल बाद 5% पे मिला है. इस समय जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर. और हर साल एट द एंड ऑफ ईच ईयर जो है हमको इंटरेस्ट पे करना है. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. देखिए इनिशियल कैरिंग वैल्यू कैसे निकलती है, जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिस्काउंट करके आप इनिशियल कैरिंग वैल्यू निकालते हैं. देखिए यहाँ पे सबसे पहले एज पर Ind AS 20 द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट लोन एट बिलो
market rate of interest is treated as government grant. The difference between initial carrying value of loan determined as per Ind AS 109 and proceeds received will be the amount of government grant. It should be taken to income over the period which matches the cost using a systematic and rational basis. तो पहले तो आपने इंड एस के प्रोविजंस जो जरूरी थे वो लिख दिया। अब इसके बाद आपने कैलकुलेशन दिखानी है। फुल फ्लैश प्रेजेंटेशन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कैसे प्रेजेंटेशन आपको देनी है। देखिए सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ लोन कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल ये चीज आप निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं इस तरह की। जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12% है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 5 ईयर्स आपके पास है। अब देखिए पहले साल आपको इंटरेस्ट देना होगा, कितना देना होगा, 50 लाख का 5%, कम्स आउट टू बी 2.5 लाख। फिर अगले साल आप 50 लाख का 5% इंटरेस्ट देंगे, 2.5 लाख, सो ऑन थर्ड ईयर, सो ऑन फोर्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में आपको 2.5 लाख इंटरेस्ट देना है, प्लस आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करनी है 50 लाख की, कितना हो गया 52,50,000। आप 12% पे पीवी फैक्टर निकालेंगे, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आप पीवी फैक्टर निकालेंगे और दोनों को इनटू करके आपका जो है अमाउंट ऑफ लोन आ जाएगा। और दिस विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ लोन 37,36,250। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए बहुत सिंपल वर्ड, फाइनल लेवल पे आप हैं, आपको समझ में आना चाहिए खुद कि जो भी आपकी तरफ से अमाउंट का आउटफ्लो होगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, अगर वो आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन लेने जाते तो एक्चुअल लोन आपको कितना मिलता, 37,36,250 का ही। बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको लोन मिल गया 50 लाख का, एंड द डिफरेंस जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 12,63,750। समझ में आई बात। अब ये 12,63,750 के लेके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। हाउ द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन फॉलोइंग केसेस। The loan is an immediate relief measure to rescue the enterprise। एक immediate relief measure की तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, तो क्योंकि एक immediate relief measure की तरीके से दिया गया तो कायदे से हमें इसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए P&L में इमीडिएटली। देखिए वही है, सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस, और कुछ नहीं है। ले दे के आपको वही दो वर्ड्स जो है अपने दिमाग में अच्छे से बैठाने पड़ेंगे कि जो आपका रिकॉग्निशन है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस पे। देखिए एग्जाम में जब आप इंडियस की प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ भी थ्योरी की चीज लिखते हैं, तो उसकी मेन जो कीवर्ड है उसे अंडरलाइन करें। जैसे यहाँ पे आपको बोल्ड करके दे रखा है सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस। देखिए कोई भी एग्जामिनर होता है उस पर इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्ड टू वर्ड आपका पेपर पढ़ेगा। आपने क्या अंडरलाइन किया, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, उसी के बेसिस पे आपको जो है सारे के सारे मार्क्स अलॉट होने वाले हैं। तो ये जो कीवर्ड्स आपको बार बार बताए जाते हैं उनको आप भी मार्क कर लें हाइलाइटर से, ताकि वो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए कि हाँ एग्जाम में मुझे इन चीजों को हाईलाइट करके आना है। समझ में आई बात। द लोन इज अ सब्सिडी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस इनकर्ड इक्वली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो सेकेंड केस में तो हमें 4 सालों में उसे इक्वली जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इज अ सब्सिडी इनकर्ड इक्वली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। द लोन इज टू फाइनेंस अ डेप्रिशिएबल असेट। तो आप वो कह रहा है कि जो लोन का अमाउंट है वो डेप्रिशिएबल असेट को फाइनेंस करने के लिए दिया गया है। देखिए जो थर्ड पार्ट है एज सच जो है हम अभी लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर डेप्रिशिएबल असेट के अगेंस्ट आपको मिला है तो जिस रेशो में आप उस असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस रेशो के अंदर आप अपने गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए इनकम दिखाएंगे। सपोज आपने असेट लिया हुआ है 10 लाख का, 10 साल तक उसकी यूजफुल लाइफ है, हर साल आप 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो हर साल इक्वली कर रहे हैं 1:1:1:1 की रेशो में। तो जो डेप्रिसिएशन की रेशो होगी उस रेशो के अंदर आप अपने गवर्नमेंट ग्रांट के अमाउंट को P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे। द लोन इज टू फाइनेंस अ डेप्रिशिएबल असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ऑन द सेम बेसिस एज डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन की रेशो में आपको उसे करना है। समझ में आई बात। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आपको रिवाइज करके जाना है। फिर now there is again illustration from ICI. A village of artisans in a district got devastated because of an earthquake. A Limited was operating in that district and was providing employment to the artisans. The government gave a grant of rupees 10 lakh to A Limited so that 100 artisans are rehabilitated over a period of 3 years. गवर्नमेंट रिलीजेस रुपीज 2 लाख, गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए जो है वो रिलीज भी किए। एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी
recognized. So a limited will recognize rupees 10 lakh as government grant and set up as a deferred income and will recognize it in P&L over a period of 3 years as per the principle indicated in Ind AS 20. तो एकदम उसी लाइन पे जो हमने अभी डिस्कशन किया था, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है. देखिए, जब भी आप गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है किसी फ्यूचर कंडीशन के बेसिस पे, हमने पढ़ा था अभी कि गवर्नमेंट ग्रांट दो केसेस में मिल सकती है, पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस. तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स कुछ फ्यूचर कंप्लायंस पे बेस्ड है और लगता है कि पता नहीं वो कंडीशन हम फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस थी, आपने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन आप उसे एक कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह दिखाते रहते हैं जब तक आपकी कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती. वही चीज यहां लिखी है, वंस अ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड, एनी रिलेटेड कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट असेट इज ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 37. इंड AS 37 के हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे. खैर, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है यहां पर आंसर देने में, मेन जो पॉइंट है वो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली केस नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें ग्रांट मिली है किसी स्पेसिफिक कॉस्ट के अगेंस्ट, तो हमें उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ऑन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस. आप इसको एक बार प्रिपेयर करिए, फिर आगे हम फर्दर अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं. चलिए आइए अब आगे बात करते हैं केस नंबर 2 की, दैट इज द ग्रांट्स रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट्स. देखिए, अगर आपको डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड ग्रांट्स मिलते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे कॉस्ट ऑफ असेट में से रिड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, या जो भी आपको ग्रांट्स मिली हैं उसको आप रिकॉग्नाइज करें एज इनकम ओवर द पीरियड इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज. बड़े सिंपल से एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज आपने एक असेट परचेज किया 5 लाख रुपए का, ठीक है, ये कॉस्ट थी, जिसकी आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो मिले लगभग 2 लाख रुपए. तो ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि 5 लाख माइनस 2 लाख रुपए करो और जो 3 लाख रुपए है इस वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो. ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि 5 लाख है कॉस्ट, आप डेप्रिसिएशन तो 5 लाख पे ही चार्ज करोगे, और ये जो 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले हैं, अब सपोज आप जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5 इयर्स में 1-1 लाख रुपए, ठीक है, इस तरीके से आप उसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. तो जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो भी आप 5 सालों में डेफर करोगे, और किस रेशो में करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज की रेशो में. इस पे भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम. सेम वे केस 3, ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो रिकॉग्नाइज एज इनकम ओवर द पीरियड विच बियर्स द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन. तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में तो आप नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर एज इनकम क्या, ओवर द पीरियड विच बियर्स द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन. मतलब सपोज आपको जो ग्रांट मिली है वो मिली है 5 लाख रुपए की अगेंस्ट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, और उससे कुछ कंडीशन अटैच है, और वो कंडीशन जो है आप 3 साल के अंदर फुलफिल करेंगे, तो फिर 3 साल के अंदर इसको एज ए डेफर्ड इनकम आप दिखाएंगे. समझ में आई बात. तो केस नंबर 2 और 3 में ऑल्टरनेटिवली इफ ग्रांट्स आर रिसीव्ड इन कैश, द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज्ड ऑन रिड्यूस्ड वैल्यू. बट जनरली जो है वो डेफर को इंड AS के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है. ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ, बट आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे जो ज्यादा प्रेफरेंस है वो इसी को दी जाती है. देखिए जरा, मोहन लिमिटेड रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ 100 lakhs टू स्टार्ट अ विंड मिल इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया with a condition that it should hire labor from local area instead of employing workers from other parts of the country for the next 5 years. अगले 5 सालों तक उसको जो वर्कर्स हैं वो लोकल एरिया से ही हायर करने हैं, और ये कंडीशन लगाई गई है, और 100 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है. विंड मिल की जो कॉस्ट है वो 120 लाख आएगी, एंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग SLM मेथड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. एडवाइस मोहन लिमिटेड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट. देखिए, ग्रांट रिसीव्ड बाय मोहन लिमिटेड विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द विंड मिल. अब 10 लाख विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन ईच ऑफ 10 years. कैसे भाई, 100 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट है, अब देखो 120 लाख रुपए आप SLM मेथड से 10 सालों में डेप्रिशिएट करोगे, तो हर साल 12-12 लाख का डेप्रिसिएशन, और अगर आप उसकी रेशियो निकालोगे तो 1:1 1:1 रेशियो आएगी. तो इसीलिए हर साल 10-10 लाख रुपए जो है आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज इनकम.
Alternatively, it can reduce the amount of government grant from cost of windmill, and in such case depreciation would be charged on the reduced value. सेकंड क्या है तरीका कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसे आप कॉस्ट में से माइनस कर दें, मतलब 120 लाख है, इसमें से आप जो है 100 लाख रुपए माइनस कर दें, बचेगा आपका 20 लाख रुपए, और इस 20 लाख को 10 साल में डिप्रिशिएट करें, हर साल 2-2 लाख रुपए. With regard to the condition of employing workforce from local area, contingency need to be disclosed in the footnote of financial statement for next 5 years. और contingency तो obviously है ही, क्यों? क्योंकि आप वो कंडीशन फुलफिल कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो इंड AS 37 के हिसाब से उसे आपको कंटीजेंसी दिखाना पड़ेगा. इसके बाद केस नंबर 4 और केस नंबर 5 के ऊपर आते हैं. ग्रांट रिसीव्ड एज पार्ट ऑफ पैकेज ऑफ फाइनेंशियल और फिजिकल एड टू विच द नंबर ऑफ कंडीशंस आर अटैच्ड. मतलब किसी भी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प मिला है जिसके साथ नंबर ऑफ कंडीशंस अटैच है. तो इसके अंदर देखिए, टर्म ऑफ द ग्रांट नीड टू बी इवेल्युएटेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेरियस एलिमेंट ऑफ ग्रांट एंड बेस्ड ऑन असेसमेंट इट वुड बी अपोर्शन. इस केस के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी ग्रांट्स के साथ कंडीशंस एसोसिएटेड है उसको आपको देखना है. और देखिए, हो सकता है कि देयर मे बी सर्टेन प्राइमरी कंडीशंस, मतलब मेन कंडीशंस जिनको बोल सकते हैं, देयर मे बी सर्टेन सेकेंडरी कंडीशंस. तो उस केस के अंदर जो भी प्राइमरी कंडीशन होगी उसके बेसिस पर आप जो है ग्रांट को अपोर्शन करेंगे. सपोज प्राइमरी कंडीशन ये है कि आपको 3 साल तक लोकल एरिया से लेबर एम्प्लॉयड करनी है और 2000 लोगों को हर साल कम से कम एम्प्लॉयमेंट देना है. ठीक है. उसके बाद उसमें यह भी कंडीशन है कि जिन भी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स आपके पास मेंटेन होनी चाहिए और उसको आपको एक पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करनी है, समथिंग लाइक दैट. कुछ भी सेकेंडरी कंडीशंस है. प्राइमरी कंडीशन क्या है कि 3 सालों तक आपको 2-2 लोगों को लोकल एरिया से एम्प्लॉयमेंट देना है, तो आप उसके बेसिस पर ही उसे अपोर्शनमेंट करेंगे. केस नंबर 5, ग्रांट्स रिसीव्ड अगेंस्ट कंपनसेशन ऑफ लॉसेस और एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड टू प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट. सपोज कोई एंटिटी है, उसको कुछ हैवी लॉसेस हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में थी, और वहां पर जो है गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि उनको एक इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सेक्टर को. तो देखिए, इसके अंदर क्या है, उसको आप इमीडिएटली एज इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे इन विच इट बिकम्स रिसीवेबल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए, आप कंपनसेशन ऑफ लॉसेस, और ये लॉसेस ऑब्वियसली पास्ट में हो चुके हैं, उसके अगेंस्ट आपको जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो कोई इसके साथ कंडीशंस अटैच नहीं होती. इसको आप एज इमीडिएटली जो है अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे. समझ में आ गई बात? श्योर. आइए क्वेश्चन देखते हैं. हरी लिमिटेड रिसीव्ड अ कंसोलिडेटेड ग्रांट ऑफ 100 लाख. 60% ऑफ द ग्रांट इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेजिंग अ मशीनरी फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन. ओके, इसमें से 60% ग्रांट जो है आपको मशीनरी परचेज करने में यूज करनी है और वो मशीनरी एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी. यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी बीइंग 10 years एंड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम SLM. द बैलेंस ऑफ ग्रांट इज फॉर वर्किंग कैपिटल for the period of 4 years from the date of grant. Advise the treatment of grant as per Ind AS 20. तो देखिए, 60% of the grant, that is 60 lakh, related to purchase of machinery to be depreciated over 10 years. Accordingly, 6 lakh will be recognized as income over a period of 10 years at 60,000 per year. Balance जो है for working capital है. Assuming that working capital will be utilized evenly over the period of 4 years, grant of 40 lakh would be taken to income over the period of 4 years at 10 लाख पर ईयर. समझ में आई बात? श्योर. अच्छा, यहाँ पर जो आपको कंसोलिडेटेड ग्रांट मिली है 60 लाख रुपए बेसिकली मशीनरी परचेज करने के लिए, तो अगर उसकी कॉस्ट आपको गिवन है तो आप कॉस्ट में से भी उसे माइनस करके दिखा सकते हैं. ठीक है, तो वो वाला पॉइंट भी इसके अंदर आप ऐड कर दें. तो ये थे आपके 5 केसेस जो आपने देखे बेसिकली कि किस तरीके से सारे के सारे जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं उसकी अकाउंटिंग की जाती है. एक बार सारा का सारा आप एक बार रिवाइज कर लीजिए. इसके बाद हम आगे बात करेंगे, दैट इज ऑन नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स. चलिए बात करते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट की. देखिए, नॉन मॉनेटरी ग्रांट जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया, तो इंस्टीड ऑफ कैश गवर्नमेंट अगर कोई एसेट दे देती है तो सिंपली इट्स अ नॉन मॉनेटरी ग्रांट. अब हम बात करें अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है. या तो आप असेट को सीधे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दें, या सेकंड तरीका है कि आप ग्रांट एंड असेट दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करें और जो ग्रांट है उसको आप डेफर करें, डेफर द अमाउंट ऑफ ग्रांट एज पर कंडीशंस अटैच्ड.
मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लूंगा यहाँ पे, देखिए। ए लिमिटेड वांट्स टू एस्टेब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ बैकवर्ड एरिया एंड रिक्वायर्स 5 acres ऑफ लैंड. The government provides the land on a leasehold basis at nominal value of 10,000 per acre. The fair value of the land is 1 lakh per acre. Calculate the amount of the government grant to be recognized by an entity. तो देखिए, आपको 1 लाख में से 10,000 पर एकड़ देने हैं, तो 90,000 रुपए पर एकड़ एक तरह से है जो है आपके लिए गवर्नमेंट ग्रांट है। और 5 एकड़ लैंड है तो 4.5 लाख रुपए की एक तरह से आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। तो एक तरीका तो यह है कि आप असेट को नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएं। तो उस केस के अंदर तो बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपको लैंड मिली है, लैंड को आप डेबिट कर देंगे और जो आपका कैश चला गया या बैंक चला गया कितना, 50,000 रुपीज। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रीटमेंट। लेकिन सेकंड ट्रीटमेंट क्या है कि आप उसे जो है फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, मतलब लैंड को आप दिखाते हैं कितने का, 5 लाख रुपए का, जबकि आपका जो पैसा गया है वो गया है सिर्फ कितना, वो गया है आपका 50,000। तो आप गवर्नमेंट ग्रांट दिखानी पड़ेगी कितने की, 4,50,000 की। यस और नो, और इतनी है क्यों, क्योंकि 90,000 इंटू 5। तो अब ये 4,50,000 फिर आप ओवर द पीरियड ऑफ 5 years जो है वो डेफर करेंगे। ये देखिए वही चीज जो है यहाँ पर एग्जैक्टली लिखी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष लिमिटेड वॉज ग्रांटेड 10,000 acres ऑफ लैंड इन अ विलेज बाय द लोकल अथॉरिटी। द कंडीशन अटैच्ड टू द लैंड इंक्लूड्स लैंड क्लीनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स बाय एम्प्लॉइंग द लेबर फ्रॉम विलेज इन विच द लैंड इज सिचुएटेड। तो लैंड क्लीन करनी है, उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन सारी जो लेबर है वो लोकल विलेज से ही आपको हायर करनी है। एंटायर ऑपरेशंस जो है वो 3 साल तक चलेंगे एंड एस्टिमेट कॉस्ट जो है 150 लाख रुपए आएगी। अमाउंट जो है इस रेशो में स्पेंड होगा इन 3 consecutive ईयर। द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 600 lakhs। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए यहाँ पहले आप समझिए कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है आपके लिए। जो 600 लाख रुपए का आपको एक प्लॉट मिला 10,000 एकड़ का, ये पूरा गवर्नमेंट ग्रांट है। कोई आपको उसके लिए 150 लाख रुपए नहीं देने पड़ेगी। तो आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड कॉस्ट है, विल टेक 3 years एंड एस्टिमेट कॉस्ट विल बी 150 लाख। ये जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये नहीं कि आपने उनको पे किया है। ये लैंड तो आपको 600 लाख रुपए की पूरी फ्री मिली है। तो देखिए ये 600 लाख रुपए आप फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा गवर्नमेंट एक तरह से आपको जो है गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया है यहाँ पर। और उस 600 लाख रुपए को अगर आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं तो कैसे होगा बताओ। लैंड टू गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि पैसा तो आपने उसके लिए कुछ भी नहीं दिया, 600 लाख। और उसके बाद इस गवर्नमेंट ग्रांट को उसने बोला है 3:2:1 3 consecutive years में पूरी लैंड क्लीनिंग होगी। मतलब 150 लाख रुपए इस तरीके से खर्च होंगे, तो इसका मतलब इसी रेशो में काम होगा। तो आप भी क्या करें, 3:2:1 में उसे डेफर कर दें। और दूसरा तरीका यह है कि आप जो आपको लैंड मिली है उसको आप बहुत ही नॉमिनल वैल्यू 1 रुपए या 10 रुपए में अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए इंडेस की जो प्रेफरेंस है पूरी की पूरी, वो सबसे पहले यही रहती है कि डेफर किया जाए, क्योंकि वो एक प्रॉपर कहते हैं ना ट्रू एंड फेयर व्यू वो दिखा रहा होता है कि हाँ एग्जैक्टली आपके पास असेट है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी है जिसको आप नंबर ऑफ ईयर्स में डेफर करके दिखा रहे हैं। तो वो हमेशा एक ट्रू एंड फेयर व्यू ही दिखाता है। चलिए इसको एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिए फास्ट। चलिए बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की। देखिए अगर जो कंडीशंस अटैच थी ग्रांट्स के साथ, एंटिटी वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करती है, तो उस केस के अंदर जो ग्रांट है वो रीपेबल हो जाती है। अब उसको हम मानते हैं एक तरह से चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हो जाती है तो उसको हम क्या मानते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इंड AS 8 में हम इसके बारे में बात भी करेंगे। और जब भी आप बात करते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो उसको आपको प्रोस्पेक्टिवली ही एडजस्ट करना होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना होता। तो अकॉर्डिंगली अगर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हो गई है तो आप क्या करेंगे। सपोज आपने उसको डेफर इनकम की तरह दिखाया था, तो जितना भी अनअमोटाइज्ड डेफर इनकम है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ग्रांट, उतना तो आप वहां से ले लेंगे। एंड जो बैलेंस बचेगा जो आपको रिफंड करना है वो आप SOPL से जो है अपना चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटे से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। सपोज 50 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, कंडीशन थी 5 साल की, ठीक है। अब हुआ क्या, 2 साल हो चुके, तो 2 साल के अंदर आप उसे 10-10 लाख रुपए करके 2 बार अमाउंट जो है वो SOPL में लेके जा चुके। और जो बाकी आपका
30 लाख रुपए है वो आपका बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। कितना दिख रहा है आपका? 30 लाख रुपए। ठीक है, तो अब अगर आपका बैलेंस शीट में 30 लाख रुपए दिख रहा है और आपको 50 लाख पूरे रिफंड करने हैं, तो उस केस में 30 लाख तो आप ये वाला अमाउंट ले लेंगे जो बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी साइड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और बाकी 20 लाख जो है आप एसओपीएल से चार्ज कर लेंगे। सपोज 30 लाख में से 40 लाख रिफंड 50 लाख मिले थे लेकिन 40 लाख ही रिफंडेबल है, 30 लाख बैलेंस शीट में वो ले लेंगे, 10 लाख एसओपीएल से। ठीक है, सपोज 50 लाख आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, सिर्फ 25 लाख ही रिफंड करनी है और 30 लाख बैलेंस शीट में दिख रही है, तो सिर्फ 25 लाख आप यहाँ से लेंगे, 5 लाख जो बच जाएगी उसको आप फ्यूचर में डेफर करेंगे। हाउएवर अगर ग्रांट्स को आपने कॉस्ट ऑफ असेट में से रिड्यूस किया था तो जो भी अमाउंट आपने रीपे किया है वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होगा और डेप्रिसिएशन जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू पे चार्ज होगा फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव। इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसको एक बार। X Limited received a grant of 2 crore from the state government for the purpose of special machinery. The cost of machinery was 20 crores and had useful life of 9 years. After 4 years, the grant became refundable due to non-fulfillment of certain condition attached to it. State with reasons the accounting treatment to be followed on refund of government grants. Assume grants were credited to deferred government grant account. तो देखिए 2 करोड़ की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, 4 साल बाद वो रिफंडेबल हो गई, तो अमाउंट आपने सारा का सारा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में दिखाया था, तो आपने इतना दिखाया था। अब आप हर साल जो है कुछ पार्ट एसओपीएल में लेके जा रहे होंगे, यस और नो, तो आप बड़े ध्यान से देखिए, जो यूजफुल लाइफ थी 9 साल थी, तो 2 करोड़ को आप 9 सालों में डेफर करते, तो 4 सालों में आप कितना पार्ट ले गए? 2 करोड़ डिवाइड बाय 9 ईयर्स इंटू 4 ईयर्स, इतना आप जो है ऑलरेडी एसओपीएल में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो जो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा ऑन लायबिलिटी साइड वो इतना दिख रहा होगा, यस और नो, 1.11 करोड़। इतना समझ में आता है? यस और नो? श्योर। आपको रिफंड कितना करना है? 2 करोड़। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से 1.11 आ जाएगा, भाई लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट होके खत्म हो गए, और बाकी 0.89 जो है आप एसओपीएल से ले लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है, वैसे तो हम इसकी इंड AS 36 में बात करेंगे बट फिर भी रेफरेंस के लिए, व्हेन द ग्रांट रिलेटेड टू असेट बिकम्स रिफंडेबल, इम्पेयरमेंट इन वैल्यू ऑफ असेट नीड टू बी कंसिडर्ड। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कि आपको उसको रिकवरेबल वैल्यू पे दिखाना है। रिकवरेबल वैल्यू पे मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज स्टार्टेड यूजिंग गवर्नमेंट ग्रांट। During the construction period, government grants become refundable, and now entity may not be in position to arrange funds to complete the project. तो वो ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन थी वो बीच में रोकनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हो गए और कोई इसको फाइनेंस नहीं करेगा। In such a case, the asset is impaired and may need to return down to its recoverable value. तो इम्पेयरमेंट का मतलब अभी आप सिंपल वर्ड्स में इतना समझिए कि उसको आपको रिकवरेबल वैल्यू पे दिखाना होता है असेट को, इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 36। बाकी इंड AS 36 में इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसे एक बार देख लीजिए फटाफट, रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट को। चलिए बात करते हैं अदर पॉइंट्स की। सबसे पहला जो ग्रांट्स आपको मिली है उसे CFS में आपको कैसे दिखाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सपोज आपने 20 लाख का कोई एसेट खरीदा, 8 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, तो क्या आप 12 लाख रुपए नेट CFS में दिखा सकते हैं? द आंसर इज नो। आपका जो परचेज करने में 20 लाख रुपए खर्च हुआ है उसे सेपरेटली दिखाना है, जो 8 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट्स मिली है उसे सेपरेटली दिखाना है, उसको आप आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सी चीज। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम इन एसओपीएल। अगर इनकम से रिलेटेड आपको कोई ग्रांट्स मिली है, सपोज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, गवर्नमेंट ने आपको बोला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करिए, 20 रुपए पर यूनिट हम आपको सब्सिडी देंगे जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह का अगर कोई भी आपको इनकम से रिलेटेड ग्रांट मिलती है तो उसको आप एज अदर इनकम दिखाएंगे। इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या उसको आप जो भी आपका रिलेटेड एक्सपेंस है उससे भी डिडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस, जिसपे थ्योरी पूछी जा सकती है आपसे। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है? देखिए गवर्नमेंट ग्रांट आपने पढ़ा, वो भी एक गवर्नमेंट असिस्टेंस ही था। गवर्नमेंट असिस्टेंस कैन रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड ऑन देम। तो जिसको आप रीजनेबली वैल्यू प्लेस कर सकते हो वो क्या है? बेसिकली एक तरह से गवर्नमेंट असिस्टेंस है, और उसे आप P&L में रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस।
एक्चुअली मेन वर्ड जो है वो गवर्नमेंट असिस्टेंस ही है इंड एस के अंदर, और उसने ही उसी से गवर्नमेंट ग्रांट वर्ड निकल के आया है कि इफ गवर्नमेंट असिस्टेंस कैन रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस ऑन देम इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि गवर्नमेंट ग्रांट का जो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं वो यही करते हैं कि उसे आप P&L में सिस्टमैटिक बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो उसे आप डेफर करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी तरह का फ्री टेक्निकल असिस्टेंस, मार्केटिंग एडवाइस, प्रोविजन फॉर गारंटी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जनरली दिए जाते हैं, कोई आपको स्पेसिफिक नहीं मिलते, आर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट टू विच नो वैल्यू कुड रीजनेबली बी असाइन। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पैनल बना दिया है जहाँ पे इंडस्ट्री के सारी फॉर्म्स आ सकते हैं, एडवाइस ले सकती हैं, टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं। तो कोई जनरली इन चीज जो एक इन जनरल हो जाता है उसको आप जनरली जो है वो रिजनेबली वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उसका नेचर, एक्सटेंट, ड्यूरेशन, आपने कितनी गवर्नमेंट से असिस्टेंस लिया, वो सब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोज करेंगे, सो दैट चीजें मिसलीडिंग ना हो। थ्योरी पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल नहीं आ सकता इस पार्ट पे। फिर डिस्क्लोजर्स की अगर बात करें तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं उसके लिए आपने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी, क्या मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन रहा, कॉस्ट में से डिडक्ट किया, डेफर किया, किस नेचर का गवर्नमेंट ग्रांट था, कितना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले गए, गवर्नमेंट असिस्टेंस कोई ऐसा जिससे आपको बेनिफिट मिला हो, और अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है अगेंस्ट सर्टेन कंडीशंस तो वो कंडीशन से रिलेटेड क्या कंटीजेंसीज हैं वो आप एज पर इंड AS 37 जो है वो दिखाएंगे। तो ये आपका एक अदर रेलिवेंट पार्ट कह सकते हैं जिसमें डिस्क्लोजर्स इन प्रेजेंटेशन की बात है। इसके अलावा एक क्विक रिकैप फ्रॉम ICI मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया है, बहुत ही अच्छा क्विक रिकैप है। इसको आप एक गो थ्रू करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है इंड AS एक बार ब्रश अप हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये इंड AS ओवर होता है।